तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की कटाई के पश्चात फसल से उपज निकालने की तकनीक, आलू की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी, अधिक उपज हेतु सरसों की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बहुत से किसान धान फसल की कटाई कर चुके होंगे, साथ ही कुछ किसान कटाई का कार्य करने लगे होंगे। तो किसान भाइयों, धान की कटाई करने से पहले और कटाई के बाद आप कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं जिससे कि आपको धान की गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त हो सके और बाजार में इसका अच्छा भाव भी मिले। इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं अन्नदाता कार्यक्रम की इस खास प्रस्तुति में। ये जो आप धान देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूसा वन प्रजाति है बासमती की। मैं आपको थोड़ा सा इसके प्रबंधन पर और फिर कटाई मढ़ाई मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये पूसा वन जो हो ये 125-30 दिन की प्रजाति है, बहुत अच्छी प्रजाति है। और इसका जो समय है पकने का वो मध्य अक्टूबर तक ये पक जाती है। और तो हमने थोड़ी अर्ली लगाई थी क्योंकि इसमें मार्केट ठीक मिल जाता है अगेती लगाने से। इसका जो प्रबंधन पर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। प्रबंधन पर इसके थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इसमें कीट और बीमारी का देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि सुगंधित धान है, खुशबूदार है, बहुत अच्छा, इसलिए हम इसे जो है इसका प्रबंधन के लिए इस पर फफूंदनाशक और कीटनाशक का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बाली आने से पहले उस पर एक स्प्रे करना पड़ता है, जब दुग्धावस्था होती है एक स्प्रे तब करना पड़ता है। उसके बाद फिर जब बालियाँ बाहर निकल जाती है, लगभग दुग्धावस्था समाप्त हो जाती है, तब इसमें पानी लगाना भी हमें बंद कर देना चाहिए। ये इसकी एक पहचान है, क्योंकि फिर इसमें पानी लगाने से नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो फिर इसकी लगातार देखभाल करते रहें। हालांकि दुग्धावस्था के बाद कीट का और बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है इसमें, और इसकी लगातार निगरानी करते रहें। और लगभग 85% जब बालियाँ सुनहरी हो जाए तब हमें इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हम इसे रोकते हैं तो उसमें फिर नुकसान होने का डर रहता है। कटाई के भी इसके कई तरीके हैं। अगर आपका फार्म बड़ा है तो उसमें आप जो कंबाइन से भी कटिंग करा सकते हैं, उसमें कटाई मड़ाई साथ साथ हो जाती है, लेकिन उसमें पुआल खराब हो जाती है, वो पशुओं को खिलाने लायक नहीं रहती। दूसरी बात, रीपर का भी सिस्टम चल रहा है, रीपर से भी आप कटिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर काश्त छोटी है, किसान छोटा है, तो अपने हाथ से इसकी कटिंग कर सकता है। हम लोग तो इसकी कटिंग, चूंकि यहाँ से धान का क्षेत्र बहुत ज़्यादा ना होकर फसल चक्र के अनुसार ही अपना रहे लोग, तो इसलिए हम जो इसकी कटिंग जो हाथ से करते हैं, जिससे एक तो हाथ से कटने में चारे की समस्या मेरी दूर हो जाती है। हमें इसे काटने के बाद 3-4 दिन तक ऐसे खेत में सुखा देना चाहिए, जैसे आप ये देख भी रहे हैं इधर फैली हुई है। और सूखने के बाद 3-4 दिन या 5 दिन के बाद हमें इसकी छिताई कर लेनी चाहिए। अगर ट्रैक्टर से करेंगे तो वही फिर चारे की समस्या का इसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पुआल खराब हो जाती है, वो पशुओं को खिलाने लायक नहीं रहती। गहाई करते हैं तो वो भी पुआल खिलाने लायक नहीं रहती, और उसमें भी जो दिक्कत है पशुओं के चारे की समस्या बन जाती है। और इसका जो तूड़ है वो भी टूट जाता है, उससे जो इसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। हाँ, इसलिए हमें इसे हाथ से जो है उसकी छिताई, कटाई, मढ़ाई अपने हाथ से करनी पड़ती है। फिर इसकी साफ़ सफाई के लिए हाथ के पंखे हैं, उनसे भी कर लेते हैं। बिजली या मोटर जो भी आपके पास साधन हो, उससे आप इसकी साफ़ सफाई कर लें, और सफाई के बाद फिर थोड़ा सा सुखा लें। अगर हम इसकी गिल्ले को बेचेंगे तो इसके गिल्ले के रेट कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से जो व्यापारी है मंडी में वो इसका पूरा पैसा नहीं देगा, और उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा से 2 दिन सुखा लें, और फिर उसके बाद मंडी ले जा। मंडी में जो इसका एक तो दाम अच्छा मिलेगा और क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी, और चावल भी इसका बहुत अच्छा। घर के लिए
लिए हमें स्टोर करना अपने खाने के लिए या अपने सुरक्षित रखने के लिए, तो हम उसके लिए जो जरूरी है कि हम इसकी ठीक से सफाई करें, ठीक से सुखावा और इसे फिर जो सेलर पर ले जाकर बहुत अच्छे तरीके से इसकी चावल निकलवावा और उसके बाद जो इसका सुखावा और फिर इसका भंडारण के लिए छाया में सुखाना। छाया में सुखाने से एक तो इसकी क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता और इसके जो पोषक तत्व में भी बने रहते हैं और उस पर फिर भंडारण करने में इसके थोड़ी सी कोई भी एक बाजार में कहीं कीटनाशक उपलब्ध है उनकी जो भंडारण करते समय उनका भी इसमें रखा, जिससे कि इस पर कीट या कोई भी पतंगा ना लग पाए। अगर इसकी जो ठीक ठीक प्रबंधन हम पूसा वन प्रजाति का करा तो 45 से 60 कुंटल पर हेक्टर तक उपज दे देता है और इसके जो भंडारण इसमें हम करना साफ सफाई के बाद इसमें 40-60% तक चावल निकल जाता है, बाकी छिलका निकल जाता है जिसे हम भुस्सी बोलते हैं आम भाषा में। और उसके भंडारण की विशेष ध्यान इसमें रखा, क्वालिटी अपनी मेंटेन करा ताकि आपको जो इसकी जो पोषक तत्व बने रहे। आलू की खेती हमारे राज्य के लगभग सभी जिलों में की जाती है और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का चयन करें, साथ ही किस प्रकार से करें इसकी वैज्ञानिक तकनीक से बुआई, जिसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं आपको आलू की उन्नत खेती किस तरह से करें इस विषय पर बताऊंगी। इसकी उन्नत खेती के लिए हमें 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है जिस पे कंदों का निर्माण होता है। और इसके बाद जब हम कंद की बात करते हैं तो हमें जो कंद का जो आकार है हमें 20 से 25 ग्राम का कंद लगाना चाहिए और उसके ऊपर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। कंद से कंद की दूरी, जब हम दूरी की बात करते हैं तो हमें इसमें एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा एक कंद से दूसरे कंद की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर हम किस्मों की बात करें तो इसमें सफ़ेद छिलके वाली किस्में जैसे कि कुफरी बादशाह, कुफरी पुखराज, कुफरी बहार, ये ऐसी किस्में हैं जो 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लाल छिलके वाली किस्म की बात करें तो कुफरी लालिमा एक ऐसी किस्म है जो हमारी 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। अब अगर हम सिंचाई की बात करें तो अंकुरण के बाद हमें सिंचाई करनी चाहिए और उसके 10-12 दिनों के अंतराल पर हमें आलू में पानी देना चाहिए। और पानी देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमारा आधी मेड़ तक ही होना चाहिए, पूरी मेड़ उसमें डूबी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमारे जो आलू की उपज है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और कंद निर्माण के समय आलू में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। और इसी तरह से जब हमारा कंद तैयार हो जाता है उसके कम से कम 10 या 15 दिन पहले हमें आलू में पानी देना बंद कर देना चाहिए। इससे ये होता है कि आलू का जो छिलका है वो कठोर हो जाता है और जब हम उसका भंडारण करते हैं तो वो हमें काफ़ी समय तक उसका भंडार गृह में रह सकता है। इसके बाद हमारी आती है आलू की निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई करना हमारा एक विशेष कार्य है। इसमें हम जब आलू को सींचते हैं उसके बाद जब हमारी मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाती है उस समय हमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम पौधे की जब मिट्टी को हम ऊपर नीचे करते हैं उसमें वायु का संचार अधिक होता है और जो हमारा पौधा है उसको पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और जिससे हमारा पौधा जो है सेहतवान रहता है और हमारी जो उपज है वो अच्छी होती है। आलू में निराई गुड़ाई के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायु का संचार अच्छा होता है और उपज अच्छी होती है। और उसके 40-45 दिनों के बाद जब हमने आलू बोए हैं हमें इनके ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इससे क्या है कि जो हमारा आलू का आकार है वो सही रहता है और हमारे जो आलू हैं वो हरे होने से भी बच जाते हैं। अब हम बात करते हैं आलू में खरपतवारों की। आपको पता ही है कि आलू में कई तरह के खरपतवार आते हैं और जिनको हमें नियंत्रण में लाना पड़ता है, क्योंकि यदि ये हम इनको नियंत्रण में नहीं लाएंगे तो ये हमारे जो आलू की फसल लगी है उसके साथ पोषक तत्वों के लिए कम्पीट करते हैं, पोषक तत्वों वो आलू से ले लेते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें आलू में पेंडिमिथिलिन या हम इसको स्टाम्प बोलते हैं 2 से
3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इसमें सावधानी यह रखनी चाहिए कि जिस तरफ हवा का बहाव है, हवा चल रही है, उस तरफ को हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। अब हमारे पास जब हम आलू की खेती कर रहे हैं उसमें कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं, जिसमें हमारे पास पछेता झुलसा रोग जो आलू में बहुत ज़्यादा आता है, उसकी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। और इसमें हमारे जो पत्ते हैं उनके ऊपर काले काले तरह के धब्बे पड़ जाते हैं और जो उसके बाद ये बीमारी फैलने लगती है और जो पौधा है वो पूरा ही हमारा ख़राब हो जाता है और उससे हमारा जो है आलू की फसल पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमें क्या उपचार करना है कि हमें रीडोमिल MZ 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 बारी इसका 15 दिनों के अंतराल पे छिड़काव करना है। और यदि फिर भी हमारी जो ये बीमारी है नियंत्रण में नहीं आती है तो हम इसके बाद इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 10-10 दिनों के अंतराल पर 4 बारी छिड़काव करें, जिससे ये हमारी बीमारी जो है नियंत्रण में आ जाएगी और हमारी जो आलू की उपज है वो अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं खुदाई की। कच्चे आलू हम बुआई करने के 70 दिनों के बाद उसकी खुदाई कर सकते हैं और इसके लिए कुफरी चंद्रमुखी तथा कुफरी अशोका जो है वो उत्तम किस्में हैं। अन्यथा हमारी जो और किस्में हैं वो 90 से 110 दिनों के अंदर तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जब हमने आलू का खुदाई करने के बाद उसका भंडारण करना है तो आलू को अच्छे से साफ से मिट्टी उसकी निकाल करके 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और 90 से 95% उसमें आर्द्रता हो, उस भंडार कक्ष में हमें उन्हें रखना चाहिए ताकि हम आलू को लंबे समय तक भंडारित कर सकें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। रबी मौसम में सरसों की खेती हमारे राज्य के लगभग सभी जिलों में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है। साथ ही इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। जो किसान इस बार सरसों की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें बुआई के समय कौन कौन से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि उन्हें अधिक उत्पादन मिल सके, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक शस्य वैज्ञानिक। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ का जो मौसम है वो खत्म होने के कगार पे है और रबी की शुरुआत होने वाली है। रबी की शुरुआत में जो सबसे प्रमुख फसलों में गणना की जाती है वो सरसों की होती है, क्योंकि सरसों की फसल कम आदानों में कम मेहनत में अच्छी उपज देती है और इसका बुआई का अब ये समय बिल्कुल शुरू होने वाला है। इसलिए जिस किसान ने अपने खेत खाली छोड़ रखे हैं खरीफ में, उनके लिए, और जो रबी में जिनके यहाँ अभी 60-70 दिन में ज्वार की फसल लेते हैं और वो ख़त्म होने के कगार पे, उनके लिए समय आ गया है कि खेत की बढ़िया हकाई कर लें, तैयारी कर लें। इसके लिए जो मुख्य चीज़ें हैं, खेत की जुताई बढ़िया कर लीजिए, अच्छी हकाई कर लीजिए और खेत में नमी होनी चाहिए सिंचित क्षेत्र में। नंबर 2 पे आता है खाद और बीज। सिंचित क्षेत्र में और सिंचित क्षेत्र में दोनों के लिए बिल्कुल लाइन ऑफ बॉर्डर डिसाइड किया गया है कि अगर सिंचित क्षेत्र में सरसों लेनी है तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस इतना बोना चाहिए। अगर असिंचित क्षेत्र में लेना है तो इसका आधा यानी 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए। अब इन दोनों को देने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि फास्फोरस जो है
सॉयल बेस्ड फर्टिलाइजर है, नॉन मोबाइल एलिमेंट्स कहते हैं, इसलिए इसको बुआई के पहले ही खेत में सारा डाल देना चाहिए। जबकि जो नाइट्रोजन है उसकी हाफ डोज पहले बुआई के पहले और हाफ डोज बुआई के बाद देनी चाहिए। और जो जिप्सम है यानी कि सल्फर की पूर्ति के लिए 250 ग्राम जिप्सम और या 40 किलोग्राम गंधक बुआई के पहले देना चाहिए। अगर आप ये दे देते हैं तो सरसों की मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। आता है कि अगर हम ये देते हैं तो वैरायटी कौन सी चुने। आपके जोन के हिसाब से कौन सी वैरायटी अनुमोदन में है उनको बो सकते हैं आप, लेकिन ये जो वैरायटी है ये आज की तारीख में अच्छी वैरायटी मानी जाती है। रही बात सीड रेट की, असिंचित क्षेत्र में 4 से 5 किलोग्राम बीज और सिंचित क्षेत्र में 2 से 2.5 किलोग्राम बीज। ये कब होना चाहिए? जब आप पूर्ण रूप से बीज उपचार करें। अगर बीज उपचार नहीं कर पाते हैं तो सीड की रेट थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इस चीज़ से किया जाए तो आपका काफ़ी हद तक मस्टर्ड की क्रॉप में उपज अच्छी मिलेगी। इसकी बुआई के लिए कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं वो जल्दी बुआई करने में फसल को ख़त्म करती हैं। क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर जो ज़्यादा होता है वो बुआई के बाद जड़ गलन के रूप में, तना गलन के रूप में, और कुछ फसलें, कुछ कीड़े ऐसे हैं जैसे आरा मक्खी, वो इनको नुकसान करते हैं। तो बुआई के पहले अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप खेत में एक मिथाइल पैराथियान करके एक दवा आती है, मिथाइल पैराथियान 2%, उस डस्ट का 25 से किलोग्राम के आसपास प्रति हेक्टेयर में बुरकाव कर दीजिए। और बुरकाव करने से क्या होगा कि इस सरसों की फसल में अगेती जो बुआई हुई है या थोड़ा टाइमली बुआई हो गई तो आरा मक्खी का नुकसान नहीं होगा। आरा मक्खी को किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो कीड़ा है वो सुबह के समय और शाम के समय निकलता है। 9-10 बजे तक आपको खेत में लटे दिख जाएंगी या शाम को 4 बजे के बाद दिखती हैं, और किसान के जाने का समय 10 बजे के आसपास होता है और 3-4 बजे खेत से लौट के आ जाता है। तो वो ये महसूस करता है कि मेरी फसलों में पता नहीं कौन सा कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा दिखता नहीं है, और जो कॉटलीडेंस के नीचे जो तना होता है उसको काटता चला जाता है। लिहाजा कभी कभार दोबारा बोने की समस्या भी आ जाती है। तो उससे बचाव के लिए मिथाइल पैराथियान का बुरकाव करना चाहिए। और एक जब जल्दी बुआई करते हैं तो एक रोग लगता है जिसको कहते हैं जड़ गलन, रूट रॉट। रूट रॉट से काफ़ी हद तक फसल का जो बीज जो अंकुरण होता है वो खत्म होता है। तो बुआई के पहले जो मैंकोजेब दवा है उसको 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करना चाहिए। अगर थोड़ी सी कहीं कालिया का रोग लगता है जिसको कहते हैं स्क्लेरोसियल रॉट लगता है, कभी कई जगह रिपोर्ट हो रहा है, काफ़ी रिपोर्ट हो रहा है, उससे बचने के लिए या विभिन्न प्रकार की रोग फफूंद जनित बीमारियों के लिए मेटालेक्सिल जो दवा आती है उसका 6 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी उपचार करते हैं, और वो काफ़ी हद तक मस्टर्ड को लंबी अवधि तक सुरक्षा देने में सफल रहती है। अगर कीड़ों की समस्या ज़्यादा है, जैसे कि किसी क्षेत्र में आरा मक्खी के बाद बैग्रेडा या पेंटेड बग का आक्रमण होता है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि इमिडाक्लोप्रिड का 70 WS एक इंसेक्टिसाइड आता है, अगर वो 7 ग्राम या 6 ग्राम बीज में मिला दिया जाए तो आरा मक्खी का भी नियंत्रण हो जाएगा और बैग्रेडा का भी नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि मस्टर्ड में बुआई के पहले जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है वो है बीज उपचार। अगर आपने मस्टर्ड में बीज उपचार सही नहीं किया तो निश्चित रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा इंतजार करिए और बीज उपचार करके बुआई करिए। और उपज जो बैठती है वो 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज बैठ जाती है। इससे आप सरसों की जो डिजायर्ड प्रोडक्टिविटी है, जो अनुमानित उपज है, वो मिलने में आपको कामयाबी मिलेगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीड़ों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। अतः ये बोल सकते हैं कि जैविक खेती कुछ भी नहीं है, बल्कि उत्पादन की एक वैकल्पिक प्रणाली है, जिसमें किसी प्रकार से कृषि, बागवानी, पशु व मत्स्य उत्पादन प्रणाली में कोई भी रासायनिक उर्वरक, रोग एवं कीटनाशक या कोई भी नकली या बनावटी उत्पाद, वृद्धि नियामक तथा शक्तिवर्धक उत्पाद आदि संसाधनों के प्रयोग के बिना जीवित मृदा को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करते हैं। कुछ सघन कृषि क्षेत्र जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। खेती अगर करते हैं तो इट इज गोइंग बैक टू द नेचर, प्रकृति के नजदीक जाने का है। और हमने अभी रासायनिक जो हम यूज करते हैं, रासायनिक खादें हों, चाहे रासायनिक पेस्टिसाइड हों, फंजीसाइड हों, बीडीसाइड हों, उनका अगर उचित मात्रा में उपयोग किया जाए तो ठीक है, परंतु कहीं पर काफ़ी एक्सेसिव यूज़ भी होता है। और एक्सेसिव यूज़ अगर केमिकल का होता है तो फिर वो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसमें चला जाता है, वातावरण में आता है, और जो सब्जियां हैं या जो गाय भैंस दूध देती हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में आ जाता है। सब्जियां विषाक्त होने से मनुष्य स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे घातक व जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, मधुमेह इत्यादि पैदा हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विषाक्तता के कारण सब्जियां भेजने लायक नहीं हैं, जिससे उत्पादक को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जैव विविधता, लाभदायक कीट पतंगे जो प्राकृतिक रूप से हमारी मदद करते थे, विलुप्त होते जा रहे हैं और सागर सब्जियों की स्वाद परिवर्तित होती जा रही है। हमें सबसे पहले तो करना चाहिए, क्योंकि केमिकल जो हैं उनको हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता है, उनकी भी बहुत ज़रूरत है। तो हमें उचित मात्रा में केमिकल, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सेसिव यूज़ को कम करना चाहिए। जहाँ तक ऑर्गेनिक खेती की बात है, ऑर्गेनिक खेती करना एक बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके जो सब्जियाँ हैं, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, तुरई है, लौकी है, उसमें ऑर्गेनिक खेती का काफ़ी अच्छा प्रभाव आता है। और हमने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स निकाले हैं। बायो फर्टिलाइजर आने से आपको केमिकल फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज़मीन में जो ऑलरेडी तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जो ज़मीन में पड़े रहते हैं, परंतु वो ऐसी फॉर्म में होते हैं जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइजर, इसमें जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो जमीन में निष्क्रिय पड़े हुए तत्व हैं उनको क्रियाशील बना देता है। इसमें कोई शंका नहीं कि हमारे किसानों के लिए ये सुनहरा अवसर है। हमारा यही कहना है कि हमने किसान भाइयों ने, हमने 4-5-7 किसान भाइयों ने मिलकर हमने एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हम अपनी फसल है, जो सब्जी की है, जो गेहूँ की है, धान की है, हम जैविक पैदा कर रहे हैं और जो हम अपनी मार्केट में उतार भी रहे हैं। जो पहले जो धान हो, चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सब्जी हो, वो अपने जो किसान भाई हैं वो पेस्टिसाइड है, जो ज़्यादा रासायनिक काम करते हैं, जो उसमें अंधाधुंध दवाइयाँ पड़ती हैं। जैसे आम लोगों को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जो फूड हो गया है वो बिल्कुल पॉइजन हो गया है। इसलिए हमने जोर दे दिया है कि हम किसी संस्था हो, चाहे क्रिबको हो, चाहे इफको हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ मिलकर हम जैविक किसानों को ये संगोष्ठी इसलिए लगाई है फार्म पे भी किसानों को यही पता लगे भी बायो फर्टिलाइजर, बायो प्रोडक्ट जो दवाई है वो क्या है, कैसे बनता है, वो कैसे काम आता है, किस प्रयोग से किया जाता है खेत में, उसको मौके पे दिखाना पड़ता है। जैसे फसल का सीड ट्रीटमेंट बायो फर्टिलाइजर हो, चाहे
PSP ऑटोमेटिक टिक्का हो, कुछ भी उसके साथ किया जाता है। और जैसे हम यूरिया खाद डालते हैं, DAP खाद डालते हैं, वो भी ये प्रोडक्ट हो, हमें जैविक आ गए हैं, हमने जैविक पे ही जाना पड़ेगा, जिससे हमारी मार्केट वैल्यू बनेगी, हमारा जो खर्चा है अपनी फसल का खर्चा बचेगा। किसान की जो मेहनत का फल है जो नहीं मिलता, मार्केट में नहीं मिलता, वो हमारा पैसा पूरा मिलेगा। इससे किसानों को, इसलिए यही जागरूक करना हमारा तो यही प्रयास है, किसान इसको देखकर अपने खेत में ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा लगाए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फूलगोभी की सफल खेती पर एक किसान का अनुभव। केला की खेती के सफल उत्पादन पर एक किसान की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। खबर ही जीवन है।